तीखा मायका फीका ससुराल। सुमन किचन में जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और तभी विजया उसे आवाज देती है और कहती है, सुमन, अरे ओ सुमन, कहाँ मर गई तू? कब से खाना बना रही है, अब तक तेरा खाना नहीं बना? भूख लगी है, जल्दी खाना ला कर दे। तभी सुमन घबराकर किचन से कहती है, बस माँ, 5 मिनट में खाना लगा ही रही हूँ। ऐसा कहने के बाद सुमन जल्दी से सब्जी चक्कर देखती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, बच गई। आज सब्जी बिल्कुल भी तीखी नहीं है। अब मैं जल्दी जल्दी खाना लगा देती हूँ। सुमन जल्दी जल्दी टेबल पर खाना लगाती है। तभी विजया और विजया की बेटी नीलिमा दोनों खाना खाने बैठती हैं। सुमन सामने डरी सहमी खड़ी होती है। जैसे ही नीलिमा पहला निवाला खाती है तो वो अपनी माँ से कहती है, ओहो माँ, इसने फिर आज खाना तीखा कर दिया। इसे कितना भी समझाओ, इसे समझ नहीं आता। नीलिमा बेटा, ये खाना जानबूझकर तीखा करती है। ये ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं बताती हूँ कि ये कैसे मानेगी। ये सुनकर सुमन डर जाती है और कहती है, नहीं माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार से बिल्कुल भी तीखा नहीं बनाऊंगी। प्लीज मुझे मत मारो माँ। लेकिन विजया कहाँ सुनने वाली थी। वो सुमन को 3-4 झापड़ लगा देती है और कहती है, हरामखोर, आज के बाद खाना तीखा किया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चली जा। सुमन रोती हुई किचन में आ जाती है। वो किचन के एक कोने में बैठकर रोने लगती है और कहती है, माँ, तुम मुझे बचपन में ही छोड़कर क्यों चली गई? भगवान जी, आपको मेरी माँ को बचपन में ही नहीं बुलाना चाहिए था। आपको तो पता है ना कि बिन माँ की बच्ची के साथ क्या क्या होता है। पिताजी ये कहकर नई माँ लेकर आए थे कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगी, लेकिन नई माँ सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखती है और मुझे तो छोटी छोटी गलतियों पर मारती है। सुमन ऐसा कहकर बहुत देर तक रोती रही। विजया और नीलिमा खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। फिर सुमन ने उसकी प्लेट उठाई, फिर देखा तो किचन में उसके लिए खाना ही नहीं बचा था। बेचारी सुमन पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुमन अपनी माँ के लिए चाय बनाती है। तभी सुमन की सौतेली माँ किचन में आती है और कहती है, सुमन, जरा नीलिमा के लिए आलू के पराठे बनाकर उसके कमरे में दिया। उसे आलू के पराठे खाने हैं और उसे देख ठीक तरह से बनाना, तीखा मत करना। जी मैं अभी बना देती हूँ। ये लीजिए, आपकी चाय बना दी है मैंने, आप चाय पी लीजिए। विजया चाय लेकर चली जाती है और सुमन आलू का पराठा बनाने में लग जाती है। सुमन ने आलू मैश किया और फिर मिर्ची डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती हुई बोली, हे भगवान, कहीं मिर्ची ज्यादा ना हो जाए, थोड़ी और कम कर लेती हूँ। अब सुमन थोड़ी सी मिर्ची डालती है और जल्दी जल्दी आलू का पराठा तैयार करती है। तभी नीलिमा किचन में आती है और कहती है, सुमन, मेरे लिए आलू के पराठे बने या नहीं? बन ही गए, मैं मक्खन लगाकर ला ही रही हूँ। और हाँ, मैंने बहुत कम मिर्ची डाली है। आज तो पक्का माँ मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी। यह सुनकर नीलिमा अपने मन में कहती है, तू कितनी भी कम मिर्च डाल ली, लेकिन तेरी किस्मत में तो मार खाना ही लिखा है। ऐसा सोचकर नीलिमा सुमन से कहती है, अच्छा ठीक है, जल्दी से पराठा मेरे कमरे में ले आना। नीलिमा अपने कमरे में चली जाती है। सुमन आलू के पराठे को प्लेट में निकालती है, उस पर थोड़ा मक्खन लगाती है और लेकर कमरे में पहुंच जाती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो नीलिमा, पराठे खा लो। ऐसा कहकर सुमन वहां से जाने लगती है तो नीलिमा कहती है, जागा रही है, रुक, मुझे चक्कर देखने दे। कहीं तूने तीखा तो नहीं बनाया हमेशा की तरह। सुमन डर जाती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी नीलिमा पराठों को चखते ही जोर से चिल्लाती है, माँ कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। विजया भागकर कमरे में आती है और कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू चिल्ला क्यों रही है? माँ चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूँ? तुम्हारी लाडली ने इतनी मिर्च डालकर जो पराठे बनाए हैं, ये तो चाहती ही नहीं है कि मैं कुछ खाऊं। क्यों री करम जली, कितनी बार बोला है कि खाना फीका बनाया कर। ऐसा कहकर विजया सुमन के बाल पकड़ लेती है। सुमन डरते हुए कहती है, नहीं माँ, आज तो मैंने बहुत कम मिर्ची डाली है। आप खुद चक्कर देख लीजिए, पराठे तीखे नहीं है माँ। माँ, इसका क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लीजिए, आप खुद चक्कर देखिए। ऐसा कहकर नीलिमा पराठे का एक टुकड़ा विजया के मुंह में डाल देती है। विजया पराठा चखती है और सुमन को खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरी बेटी को झूठी कह रही है। मनहूस, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब मेरी बेटी को खाना चाहती है, पराठे तीखे देती है। चल चल जा यहाँ से मनहूस, तुझे तो रोज पिटने की आदत पड़ गई है। बेचारी सुमन रोती हुई वहां से चली जाती है और नीलिमा और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। फिर दोनों मिलकर पराठे खाती हैं। तब नीलिमा कहती है, माँ अच्छा करती हो जो इस मनहूस को रोज मारती हो, वरना ये हमसे डरना बंद कर देगी और हमारा काम करना भी बंद कर देगी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। तेरे पिताजी तो वैसे ही इस मनोज को बहुत चाहते हैं। कहीं हमसे डरना बंद हो गई तो हमें फ्री की नौकरानी कहाँ से मिलेगी। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। ऐसी समय बीत रहा था और सुमन अपनी माँ और बहन का जुल्म बर्दाश्त करते हुए अपना जीवन गुजार रही थी। सुमन के पिता का बिजनेस था, उन्हें अपने काम से अक्सर शहर से बाहर जाना रहना पड़ता था।
वो महीने में 2-4 दिन ही अपने घर पर रह पाते थे। आज सुमन सुबह से ही बहुत खुश थी। वो अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, तरह तरह के पकवान बना रही थी, क्योंकि आज उसके पिताजी घर आने वाले थे। सुमन अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ, मैंने सारा खाना बना लिया है, सारा घर भी साफ कर लिया है, अब बस फूलदान में फूल लगाना बाकी है। मैं बगीचे से कुछ फूल तोड़ कर ले आती हूँ और फूलदान में लगा देती हूँ। पिताजी के आने का समय हो ही रहा है। ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत कर, चल जाए यहाँ से। अब सुमन बगीचे से कुछ फूल तोड़ती है और उसे लाकर फूलदान में सजाने लगती है। तभी नीलिमा वहां आती है और जानबूझकर धक्का देकर फूलदान गिरा देती है। फूलदान टूट जाता है तो सुमन डर जाती है। वो कहती है, अरे नीलिमा, ये क्या, तुमने फूलदान को धक्का दे दिया? अब माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी। क्या कहा तूने? छोटी, मैंने फूलदान तोड़ा है? मैंने नहीं तोड़ा, तूने तोड़ा है। तभी विजया वहां पर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ नीलिमा बेटा, इसने कुछ किया क्या? देखो ना माँ, इसने फूलदान तोड़ दिया और मेरा नाम लगा रही है। करम चली, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना महंगा फूलदान तोड़ने की? ऐसा कहकर विजया सुमन को पीटने लगती है। तभी उसके पिताजी वहां आ जाते हैं। वो दौड़कर सुमन को छुड़ाते हैं और फिर कहते हैं, ये क्या कर रही हो विजया? मेरी फूल से बच्ची को क्यों मार रही हो? कोई फूल नहीं है तुम्हारी बच्ची, एक नंबर की चालू लड़की है ये। कोई काम धाम तो करती नहीं है, बस नुकसान ही करती रहती है। तुम इसकी ज्यादा साइड तो लिया मत करो, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर विजया और नीलिमा अपने कमरे में चली जाती हैं और किशोर सुमन से कहता है, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। नहीं पिताजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। फिर किशोर एक सुंदर सा सूट सुमन को देते हुए कहता है, सुमन बेटा, ये सूट मैं तेरे लिए लाया हूँ, तू रख ले। नहीं पिताजी, ये सूट आप नीलिमा को दे दीजिए। अगर माँ को पता चल गया कि आप ये सूट मेरे लिए लाए हैं तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है। तब किशोर अपने आप से कहता है, मैं जानता हूँ मेरी बच्ची कि मैं तुझे अपनी मर्जी से कोई सामान दे भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए भी तुझे उन लोगों से मार खानी होगी। तुझे मायके में तो कोई सुख मिला नहीं, लेकिन मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुझे अच्छा ससुराल मिले, कि तू वहां जाकर अपने मायके को ही भूल जाए। किशोर अगले 4 दिनों तक घर में रहता है तो सुमन बहुत खुश रहती है और विजया और नीलिमा उसे मार भी नहीं पाती। आज सुबह सुबह किशोर अपने बिजनेस की ट्रिप के लिए रवाना हो जाता है। तब विजया सुमन से बोली, सुमन, अरे ओ सुमन, कहाँ मर गई तू? जी माँ बताइए। सुन, आज मेरी कुछ सहेलियां खाने पर आ रही हैं, तो ऐसा करना कि सबके लिए खाना बना लेना। और हाँ, हमेशा की तरह पूरे खड़े मसाले सिलबट्टे पर बारीक पीस कर सब्जी बनाना। और सुन, मेरी सहेलियों को मक्के की रोटी और चटनी बहुत पसंद है, तो तू वो भी बना लेना और खाना तीखा मत करना। जी मैं बना लूंगी। अब सुमन किचन में जाती है और सबसे पहले सारे खड़े मसालों को इकट्ठा करके सिलबट्टे पर पीसती है। सिलबट्टे पर मसाला पीसते पीसते उसके हाथों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तब सुमन अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतना सारा मसाला पीसना है मुझे, मेरे हाथों में तो कितना दर्द हो रहा है, लेकिन पीसना तो पड़ेगा। सुमन, मिक्सी में भी पीस नहीं सकती, वरना माँ तुझे बहुत मारेंगी। ऐसा कहकर सुमन फिर से मसाले पीसने लगती है और सारे मसाले पीस लेती है। मसाले पीसने के बाद सुमन के हाथों में जलन होने लगती है। वो देखती है कि उसके हाथ में छाले पड़ गए तो वो रोने लगती है। तब तक विजया किचन में आ जाती है। सुमन को रोता देखकर विजया कहती है, क्या बात है, ये रोना धोना ही चलता रहेगा या खाना भी बनाएगी? मेरी सहेली आ चुकी है। माँ, मैंने हाथों से इतना सारा मसाला पीसा है, इसलिए मेरे हाथों में छाले हो गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है माँ, समझ नहीं आ रहा मैं खाना कैसे बनाऊं। तो तू क्या सोच रही है कि तेरी जगह मैं खाना बना दूं? चुपचाप खाना बना, वरना सभी के बीच में बाल पकड़ कर मारूंगी तुझे। विजया ऐसा कहकर चली जाती है। बेचारी सुमन रोते हुए खाना बनाती है। सारा खाना बनाने के बाद सुमन मक्के की गरम गरम रोटी बनाती है। रोटी बनाते समय उसके हाथों के छाले फूट जाते हैं। सुमन रोने लगती है। तभी नीलिमा किचन में आती है और कहती है, सुमन, माँ इंतजार कर रही है, जल्दी से खाना लगा दे, वरना माँ तुझे छोड़ेंगी नहीं। नीलिमा, मसाला पीसकर मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, वो फूट गए हैं, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरी मदद कर दो प्लीज। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तेरी मदद करूंगी? माय फुट। ऐसा कहकर नीलिमा चली जाती है। अब सुमन सब कुछ तैयार करके सभी के लिए खाना लगाती है। तब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। नीलिमा मक्के की रोटी और चटनी खाकर कहती है, माँ, लगता है सुमन ने चटनी सिलबट्टे पर नहीं मिक्सी में पीसी है, इसलिए तो चटनी में टेस्ट नहीं आ रहा और सब्जी भी इसने बहुत तीखी बनाई है। नीलिमा की बात सुनकर विजया कहती है, इसकी तो आदत ही खराब है।
ऐसा कहकर विजया उठकर उसे एक थप्पड़ खींचकर लगाती है और कहती है, मिक्सर में चटनी पीसने को किसने कहा था तुझे? मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे माँ, और बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने मिक्सर में चटनी पीस ली। हाथों में छाले पड़ गए थे, हाथ कट नहीं गए थे। चल जाओ और अभी सिलबट्टे पर चटनी पीस कर लेकर आ। बेचारी सुमन किचन में जाती है और सिलबट्टे पर चटनी पीसना शुरू करती है तो उसके हाथों में बहुत तेज जलन होती है। सुमन चिल्लाती है, हे भगवान, मैंने सुना है कि हर अंधेरी रात की सुबह होती है। इस रात की सुबह कब होगी भगवान? कब मेरे जीवन में सुख आएगा? कब मेरी माँ और मेरी बहन मुझे समझ पाएंगी? कब मुझे उनका प्रेम मिलेगा? ऐसी समय बीत रात एक दिन नीलिमा अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने हैं और कुछ नई चीजें भी खरीदनी हैं, तो हम शाम को मार्केट चलें? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम चलते हैं। माँ हम अपने साथ सुमन को भी ले चलते हैं। तो उस मनहूस को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है नीलिमा? अरे माँ तुम समझती नहीं हो, अगर मैं मार्केट से शॉपिंग करूंगी तो थैली कौन उठाएगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है। फिर विजया नीलिमा से कहती है, शाम को मार्केट चलना है शॉपिंग करने के लिए, तो तैयार हो जाना। हाँ माँ, तैयार हो जाऊंगी। विजया के जाने के बाद सुमन अपने मन में सोचती है, शायद माँ को पता चल गया कि मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, इसलिए माँ मुझे नए कपड़े दिलाना चाहती हैं। जैसी भी हो, लेकिन है तो मेरी माँ। यही सोचकर सुमन बहुत खुशी से मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाती है। शाम को सभी साथ में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। मार्केट जाकर नीलिमा अलग अलग दुकानों से अलग अलग तरह के कपड़े खरीदती है और सब कुछ सुमन के हाथों में दे देती है। फिर जब नीलिमा की सारी शॉपिंग खत्म हो जाती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी शॉपिंग खत्म हो गई, अब घर चले? ठीक है बेटा, चलो। माँ शायद आप भूल गई हो, मुझे भी एक जोड़ी कपड़े दिला दो ना, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। क्या कहा? तुझे भी कपड़े चाहिए? तुझे शर्म नहीं आती मेरी बेटी की बराबरी करते हुए? कुछ नहीं मिलेगा तुझे, चुपचाप घर चल। वे घर के लिए निकलते हैं तभी विजया की सहेली प्रभा मिलती है। प्रभा विजया से कहती है, विजया तेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, उसके रिश्ते के लिए कुछ सोचा? अभी नहीं। अरे विजया, मेरी ननंद का बेटा है कमल, बहुत अच्छे खानदान से है और बहुत पैसे वाले लोग हैं। अगर तू कहे तो मैं तेरी बेटी की बात चलाऊं? हाँ हाँ प्रभा, बिल्कुल। इसके पिताजी भी कल आ जाएंगे तो बातचीत भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आज उन लोगों से खबर कर देती हूँ। अगले दिन प्रभा सुबह सुबह फोन करके विजया को बताती है कि कमल के घर वाले लड़की देखने उसके घर आ रहे हैं। विजया सुमन को बुलाती है और कहती है, देख सुमन, आज लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए उनकी खातिर में। अच्छे से खाना बनाना और हाँ, तीखा बिल्कुल मत करना। मेरी बेटी की शादी उस घर में होगी तो मेरी बेटी वहाँ राज करेगी, राज। हाँ माँ, मैं लड़के वालों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आखिर नीलिमा मेरी भी तो बहन है। ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत करो और काम में लग जा। नीलिमा घर के कामों में लग जाती है। फिर वो सभी के लिए खाना बनाती है। तब तक कमल अपने परिवार के साथ उनके घर पहुंच जाता है। विजया सभी को हॉल में बिठाती है। कमल की माँ आशा देवी कहती है, बहन जी, प्रभा भाभी तो आपकी बेटी की बहुत तारीफ कर रही थी, जरा उसे बुला दीजिए। जी बहन जी, अभी बुलाती हूँ। नीलिमा बेटा, जरा बाहर आओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर नीलिमा बाहर आती है और सभी के बीच में बैठ जाती है। फिर विजया नीलिमा की तारीफ करते हुए कहती है, लाखों में एक है मेरी बेटी, जितनी सुंदर है उतनी गुनी भी। तभी सुमन सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। वो सभी को चाय देती है और अंदर चली जाती है। आशा देवी कहती है, बहन जी ये कौन है? बहन जी, ये मेरी सौतेली बेटी है, एक नंबर की कामचोर। थोड़ी देर बाद सुमन सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तब आशा देवी कहती है, बहन जी, अपनी बड़ी बेटी को भी खाना खाने के लिए बैठाइए ना। नहीं बहन जी, वो हमारे साथ खाना नहीं खाती, उसे अकेला खाना खाने की आदत है। उसके बाद फिर विजया सुमन से कहती है, सुमन, खाना तेज तो नहीं बनाया ना तूने? नहीं माँ, मैंने खाना फीका ही बनाया है। फिर विजया जैसे ही एक रोटी का टुकड़ा खाती है वैसे ही सुमन से कहती है, ये क्या सुमन, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता ना? तूने खाना इतना तेज बना दिया। नहीं माँ, आज तो मैंने खाने में मिर्ची बहुत कम डाली है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, अब फिर से खाकर देखो। क्या कहा तूने? मुझसे जुबान चला रही है? ऐसा कहकर विजया सुमन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी सुमन के पिताजी बीच में आकर विजया का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बस करो विजया, बच्चे हैं, गलती हो गई होगी। तभी आशा देवी कहती हैं, ये क्या बहन जी, खाना तो बिल्कुल तेज नहीं है, आप उस पर क्यों चिल्ला रही हैं? बहन जी, दरअसल हमारे यहाँ तीखा खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ये हमेशा ही तेज कर देती है। ये बात सुनकर कमल के पिताजी कहते हैं,
बहन जी वो बच्ची है, उससे गलती हो सकती है, आपको प्यार से समझाना चाहिए। विजया कमल के पिताजी की बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद जाते जाते आशा देवी विजया से कहती है, बहन जी दरअसल मेरे बेटे को और मुझे आपकी बड़ी बेटी सुमन पसंद है, तो यदि आपकी तरफ से हाँ हो तो आप मुझे बताइएगा। ऐसा कहकर आशा देवी अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है। विजया इस बात पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, करमचली मेरी बेटी के भाग्य में भी आड़े आ रही है। मैंने इन लोगों को बुलाया था अपनी बेटी के लिए, लेकिन ना जाने इसने ऐसा क्या कर दिया कि ये लोग इसे पसंद करके चले गए। तमीज से बात करो विजया, वो भी तुम्हारी बेटी है, और अगर उन लोगों को सुमन पसंद है तो मैं उसकी शादी वहीं करवाऊंगा। और अगले दिन किशोर आशा देवी को फोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और इस तरह सुमन का रिश्ता कमल के साथ पक्का हो जाता है। जल्दी ही शादी की तैयारी होने लगती है। विजया ने सुमन की शादी में कुछ से ज्यादा दहेज देने के लिए किशोर को मना कर दिया था। बेचारा किशोर विजया के सामने मजबूर था। जल्दी ही सुमन और कमल की शादी हो जाती है और सुमन दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन सुमन सुबह 5 बजे उठ जाती है। पहले वो घर का झाड़ू पोछा और साफ सफाई करती है, फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है और उसकी सास वहां आती है और कहती है, अरे सुमन ये क्या कर रही हो बेटा, और घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा तुमने किया है क्या? ये सुनकर सुमन डर जाती है और कहती है, हाँ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ठीक तरह से काम नहीं हुआ क्या? नहीं सुमन बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि इतनी सुबह उठकर ये सब काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब कामों के लिए हमारे घर में नौकर चाकर हैं। और रही बात नाश्ता बनाने की, तो इतनी भी क्या जल्दी थी, उपासना तुम्हारी मदद करती थी। तभी उपासना भी वहां आ जाती है और कहती है, हाँ भाभी, माँ सच कह रही हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए ही आ रही थी, लेकिन आपने तो पहले ही सब कुछ बना लिया है। कोई बात नहीं बेटा, कल से तुम उपासना के साथ मिलकर खाना बनाना। अब जब बना लिया है नाश्ता, तो चलो सबको लगा दो। उपासना बेटा, तुम अपनी भाभी की हेल्प करो। जी माँ। उपासना और सुमन सभी का नाश्ता लगाते हैं। नाश्ते में सुमन ने उपमा, आलू के पराठे, पोहा और हलवा बनाया था। सभी लोग नाश्ता करना शुरू करते हैं। तब कमल कहता है, अरे सुमन तुम खड़ी क्यों हो, तुम ही बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। बहू बाद में क्यों, चलो हमारे साथ बैठो नाश्ता करो। सुमन सबके साथ नाश्ता करने बैठ जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि खाना तीखा हो गया हो और मुझे मार खानी पड़े। तभी सुमन के देवर ने एक टुकड़ा आलू का पराठा खाया और बोला, अरे माँ, ये पराठा किसने बनाया है? देवर जी, मैंने बनाया है। कोई गलती हो गई है क्या? पराठा तेज बना है क्या? ऐसा कहते हुए सुमन डर की वजह से पसीने से भीग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर नाश्ता तेज बना तो उसे मार पड़ेगी। लेकिन तभी उसका देवर कहता है, अरे नहीं भाभी, बल्कि पराठा इतना अच्छा बना है कि मुझे लगता है कि पराठा बनाने वाले के हाथ ही चूम लूं। आपके हाथ में तो सचमुच जादू है। हाँ भैया, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। एक हाथ आप चूम लो और दूसरा मैं चूम लेती हूँ। उपासना की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। सुमन ने चैन की सांस ली और अपने आप से बोली, हे भगवान, मुझे तो लगा था कि आज मेरे ससुराल वालों से ही मार खानी पड़ेगी, लेकिन तूने बचा लिया भगवान। अगले दिन सुमन खाना बनाने के लिए खड़े मसाले इकट्ठा करती है और सिलबट्टे पर पीसने जा ही रही होती कि तभी उसकी सास आ जाती है और ये देखकर सुमन से कहती है, अरे सुमन बेटा, मसाला सिलबट्टे पर क्यों पीस रही हो? मिक्सर है ना, उसमें पीसो। इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है और मिक्सर में मसाला पीसकर खाना बना लेती है। फिर सुमन सब्जी चक्कर देखती है तो उसमें मिर्च ज्यादा हो गई थी। अब सुमन अपने आप से कहती है, हे भगवान, खाने में मिर्च ज्यादा हो गई, आज तो पक्का सासू माँ मुझे मारेंगी। फिर सुमन सभी को खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब सुमन कहती है, माँ जी, आज खाने में मिर्च तेज हो गई है ना? हाँ सुमन, खाने में मिर्च थोड़ी तेज हो गई है। यह सुनकर सुमन बहुत डर जाती है और कहती है, माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं खाने में मिर्च कम डालूंगी। मुझसे धोखे से ज्यादा हो गई। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बात सुनकर उपासना कहती है, भाभी आप इतना डर क्यों रही है? इतना भी तीखा नहीं है खाना। हाँ बहू, उपासना सच कहती है, और अगर हो भी गया है तो इसमें क्या बड़ी बात है। वैसे भी हम फीका खाते हैं, खाना एक दिन तीखा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। उसके बाद उसका देवर, उसका पति और उसके ससुर भी उसे समझाते हैं। सभी की बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास को गले से लगा लेती है। लेकिन आशा देवी और परिवार के बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि सुमन को उसके मायके में टॉर्चर किया जाता था। समय बीतता है, धीरे धीरे सुमन भी उनके साथ घुल मिल जाती है। एक दिन कमल सुमन से कहता है, सुमन तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें बाहर से शॉपिंग करवा कर लाता हूँ।
उसकी क्या जरूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है। सुमन को तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। अरे बेटा, क्यों नहीं जरूरत है? जब से तेरी शादी हुई है तब से तू एक बार भी शॉपिंग करने नहीं गई। तू चली जा और साथ में उपासना को भी ले जाना, और हाँ, रात का खाना बाहर ही खा कर आना। मैं सरिता बाई से कहकर अपने लिए खाना बनवा लूंगी। सुमन की तो खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कमल के साथ शॉपिंग करती है, घूमती है, बाहर डिनर करती है, फिर रात में वो सभी लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन आशा देवी सुमन से कहती है, सुमन बेटा, आज तुम्हारे मायके वाले खाने पर आ रहे हैं, तो तुम उनके लिए सारी तैयारी कर लेना। सच माँ जी, आज माँ, पिताजी और नीलिमा आ रही हैं? हाँ भाभी, आज आप तो बहुत खुश होंगी, लेकिन अपने तीखे मायके वालों के आने की खुशी में आपने फीके ससुराल वालों को मत भूल जाना। कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी आप? शाम को सुमन के माता पिता और उसकी बहन नीलिमा उसके ससुराल आते हैं। सुमन उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है, उनके लिए कॉफी नाश्ता लाती है। तब उसकी सास कहती है, अरे सुमन बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो और कॉफी पियो। नहीं माँ जी, आप लोग पीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। बैठो ना भाभी, बाद में क्यों पियोगी, हमारे साथ ही बैठकर कॉफी पियो। सुमन डरते हुए उन सब के साथ बैठकर कॉफी पीती है। थोड़ी देर बाद सुमन सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो विजया कहती है, तेरी पुरानी आदत सुधरी नहीं क्या? तूने आज खाना फिर तीखा कर दिया। ये सुनकर उपासना गुस्से में कहती है, आंटी आप प्लीज हमारी भाभी से अच्छी तरह बात कीजिए। खाना तो बिल्कुल तेज नहीं है, हमारे यहाँ तो इसको फीका कहा जाता है। बहन उपासना सही कह रही है, खाना तीखा तो बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर विजया चुप हो जाती है। वो लोग चुपचाप खाना खा लेते हैं। उसके बाद आशा देवी अपनी नौकरानी से कहती है, अरे सरिता, ये बर्तन उठा और सारे बर्तन धो के रख दे, और किचन की साफ सफाई कर लेना, और सुमन आओ, हम सभी हॉल में बैठते हैं। सभी हॉल में बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर नीलिमा अपनी माँ से कहती है, माँ, सुमन को तो कितना अच्छा ससुराल मिला है ना, उसकी ससुराल वाले उसे कितना प्यार करते हैं। काश मुझे भी ऐसा ससुराल मिलता। बीतते समय के साथ नीलिमा की शादी भी एक अच्छे परिवार में हो जाती है। नीलिमा कुछ दिनों बाद अपनी माँ को रोते हुए फोन करती है और कहती है, माँ, मुझे अब समझ आ रहा है कि हमने सुमन के साथ बहुत गलत किया है। ये तू क्या कह रही है नीलिमा? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। जिस तरह हमने सुमन को परेशान किया, वैसे ही मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते हैं। वो मिक्सचर के होते हुए भी मुझसे हाथों से मसाला पिसवाते हैं। वो खाना थोड़ा सा तेज होने पर मुझे मारते हैं। सारा दिन मुझसे काम करवाते हैं, मुझे खाना भी खाने को नहीं देते। काश हमने सुमन के साथ इतना बुरा न किया होता तो आज मेरे साथ भी बुरा नहीं होता। ऐसा कहकर नीलिमा रोने लगती है और फोन रख देती है। तभी नीलिमा के पिताजी विजया से कहते हैं, क्या हुआ विजया, तुम रो क्यों रही हो? तब वो सारी बात बताती है। विजया, तुमने हमेशा बिन माँ की बच्ची पर बहुत जुल्म किया है। उससे इतना काम करवाया, उसे मारा पीटा, तो तुम्हें तो उसकी सजा मिलनी ही थी। तो क्यों रो रही हो? करने का फल तो मिलता ही है। आप सच कह रहे हैं जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। काश मैंने सुमन के साथ इतना बुरा व्यवहार न किया होता, तो आज मेरी बेटी के साथ भी इतना बुरा व्यवहार नहीं हो रहा होता। लेकिन मैं माँ हूँ, अपनी बेटी को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। सुमन का जीवन तो सुखी हो गया, लेकिन मेरी बेटी तो दुखी है। कुछ तो कीजिए। देखो विजया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन तुम सुमन चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सुमन? वो क्या कर सकती है? विजया, तुम्हारी बेटी का पति जिस कंपनी में काम करता है ना, वो सुमन के पति की कंपनी है। अगर कमल सुमन के कहने पर नीलिमा के पति को डांट लगाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन सुमन मेरे लिए सब कुछ करेगी क्यों? वो मेरी बेटी है विजया, उसका दिल बहुत बड़ा है। तुम एक बार उससे कह कर तो देखो। अब विजया सुमन को फोन लगाती है और कहती है, सुमन बेटा, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, अगर तू कर सके तो। आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर मेरी बस में हुआ तो मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगी। बताइए क्या बात है? विजया सुमन को सारी बातें बता देती है। सुनकर सुमन कहती है, माँ, नीलिमा सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन भी है। आज ही कमल से बात करती हूँ। रात को जब कमल घर आता है तो सुमन सभी के सामने कमल से सारी बातें बताती है और कहती है, कमल जी, नीलिमा जैसी भी है वो मेरी छोटी बहन है। अरे भाभी, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस भैया को ऑर्डर कीजिए, भैया तो आपके हुक्म के गुलाम है। नीलेश की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उसके बाद कमल कहता है, सुमन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका नाम योगेश है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन कमल अपने ऑफिस में योगेश को बुलाकर खूब डांट लगाता है और उसे नीलिमा के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल देगा। ऐसे लगभग एक हफ्ता बीत जाता है। नीलिमा अपनी माँ को फोन करती है और कहती है,
माँ, जीजू बहुत अच्छे हैं। उन्होंने योगेश को बहुत डांट लगाई। योगेश और उनका पूरा परिवार अब उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं जानती हूँ ये सब कुछ सुमन की वजह से ही हुआ है। माँ, तुम सुमन को घर बुला लो। मैं भी घर आ रही हूँ। मैं सुमन से माफी मांगना चाहती हूँ। अब विजया सुमन को फोन करके घर बुला लेती है और नीलिमा भी घर आ जाती है। फिर विजया और नीलिमा दोनों सुमन से काफी माफी मांगते हैं। सुमन सभी को माफ कर देती है। ये देखकर उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। सुमन को मायके आए पूरे 2 दिन हो गए थे। तब आशा देवी का कॉल आता है और आशा देवी विजया से कहती है, बहन जी, सुमन हमारे घर से क्या गई, ऐसा लगा कि रौनक ही चली गई। अब हमारे घर के सितारे को जल्द से जल्द हमारे घर भेज दीजिए ताकि हमारे घर में फिर से रोशनी हो जाए। हाँ बहन जी, कमल जी को भेज दीजिए। मैं आज ही उसे वापस भेज देती हूँ। शाम को कमल सुमन के घर आता है और खुशी खुशी सुमन को लेकर चला जाता है। नीलिमा भी खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है और इस तरह सुमन के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।